हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2020 का जो रिटन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, आज वीडियो में हम उसे सॉल्व करेंगे। LNIP का BPED का 2020 का रिटन एंट्रेंस पेपर। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आए थे 2020 का जो एंट्रेंस हुआ था। तो इन 60 क्वेश्चंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे, सेकेंड पार्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे और थर्ड पार्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद 2 पार्ट इस वीडियो के और आएंगे। ठीक है, तो उन्हें भी आप दोस्तों देखिएगा। बाद में जब वो बन जाएंगे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन्हें डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। LNIP BPED 2020 रिटन एंट्रेंस टेस्ट पार्ट 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। बोर्ड पर आपको दिख रहा है, ये आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इन्हें अरेंज करना है। वर्ड्स क्या क्या हैं? वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर और फ्रेज। ये 5 वर्ड आपके सामने हैं। अब इन्हें कैसे अरेंज करेंगे आप? देखिए, सबसे छोटी चीज़ हमारे सामने जो है वो है लेटर। लेटर मतलब ABCDEFGH, ये सब क्या है? लेटर्स हैं। ठीक है, लेटर के बाद आता है वर्ड। बहुत सारे लेटर से मिलकर एक वर्ड तैयार होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा लेटर हो गया, उसके बाद हो गया वर्ड। वर्ड के बाद आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक तरीके का सेंटेंस होता है जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा होता, लेकिन वो एक सेंटेंस होता है। फ्रेज क्या होता है अभी थोड़ी डिटेल में आपको बताऊंगा, पहले सीक्वेंस हम लगा लेते हैं सही से। तो पहला हो गया लेटर, सेकेंड हो गया वर्ड, वर्ड के बाद आता है फ्रेज। फ्रेज एक सेंटेंस हो गया है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं बना पा रहा है वो। ठीक है, फ्रेज के बाद है सेंटेंस। अब क्या है? सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जो कि कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में और मीनिंगफुल है। ठीक है, सेंसिबल है, एक अच्छा सेंस बन रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद है पैराग्राफ। बहुत सारे सेंटेंस से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है। ठीक है, तो लेटर सबसे छोटी चीज़, वर्ड बहुत सारे लेटर से मिलकर एक वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर के फ्रेज या सेंटेंसेस बनते हैं और लास्ट में आता है हमारा पैराग्राफ, जो बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर के बना हुआ एक पैराग्राफ होता है। तो हमारा सही सीक्वेंस होता है दोस्तों 4 1 5 3 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्यों सही आंसर है मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है। अब मैं फ्रेज के बारे में कह रहा था कि फ्रेज के बारे में बताऊंगा। फ्रेज क्या होता है? बाकी चारों तो हमें पता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हम समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बुक कहाँ पर रखी है, उसने कहा कि टेबल के नीचे। ठीक है, अब उस सिचुएशन में मुझे पता है कि वो बुक के बारे में पूछ रहा है और जो मैंने जवाब दिया है, मैंने कहा टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। मैंने ये कह दिया अंडर द टेबल। अंडर द टेबल एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कोई मेरे से एक क्वेश्चन पूछता है, एक मेरे सामने एक सेंटेंस रख देता है अंडर द टेबल। अब अंडर द टेबल एक सेंटेंस है, लेकिन क्या सेंस बन रहा है इसका? जिसे सिचुएशन का ही नहीं पता, उसे तो पता है उन दोनों की आपस में बातचीत हुई थी, लेकिन एक थर्ड पर्सन से मैं जाके बोलने लगूँ अंडर द टेबल, क्या समझेगा वो? कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। इसे ही हम बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, मैं कह दूँ लैपटॉप पर, मैं बोल दूँ बोर्ड पर। अब बोर्ड पर क्या, ये नहीं पता हमें। लैपटॉप पर क्या, छत पर क्या, पेन के नीचे क्या, है ना? तो इसे बोलते हैं हम फ्रेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है नेशनल वॉर मेमोरियल इन दिल्ली वॉज ओपनड इन। नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में कब ओपन किया गया? नेशनल वॉर मेमोरियल क्या है, तो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए 1947 के बाद, यानी कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद, जितने भी इंडियन आर्मी पर्सनल थे जो कि शहीद हुए, हमारे देश के जितने जवान शहीद हुए वॉर्स में, चाहे वो इंडो चाइना वॉर हो या इंडो पाक वॉर हो, इनमें जो भी जवान शहीद हुए उनके ऑनर में एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया। दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के पास है वो। ठीक है, कब ओपन हुआ वो? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। 25 फरवरी 2019, 25 जनवरी 2020, 25 फरवरी 2020, 25 जनवरी 2019। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 फरवरी 2019। 25 फरवरी 2019 को नेशनल वॉर म्यूजियम को ओपन किया गया, अनवील किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। नेशनल वॉर म्यूजियम क्या है? नेशनल वॉर म्यूजियम उन सभी शहीद जवानों के ऑनर में
बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सिचुएटेड? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ सिचुएटेड है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं बेंगलोर, देहरादून, शादनगर या चेन्नई। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शादनगर। शादनगर में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सिचुएटेड है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर क्या है? ये एक इसरो का रिमोट सेंसिंग सेंटर है। इसरो के बारे में आपको पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ये रिमोट सेंसिंग सेंटर है जो कि कहाँ पर है? शादनगर में है। शादनगर कहाँ है? तेलंगाना में जो हैदराबाद है, हैदराबाद का ही एक टाउन है शादनगर। ठीक है, इसीलिए आपको कई जगह हैदराबाद लिखा हुआ भी मिल सकता है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो का हैदराबाद में है। वो हैदराबाद के शादनगर टाउन में है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। हैदराबाद ऑप्शन आता तो आप हैदराबाद लिख सकते थे, शादनगर आ रहा है तो शादनगर लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म पिचर इज एसोसिएटेड विद विच गेम? एक टर्म है पिचर, वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है, कौन से गेम से संबंधित है पिचर टर्म? ऑप्शन है आपके सामने रेसलिंग, बॉक्सिंग, बेसबॉल या बास्केटबॉल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर है बेसबॉल, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बेसबॉल इसका राइट आंसर है। अब पिचर क्या होता है दोस्तों? आपने क्रिकेट में देखा है बॉलर होता है, बॉलर बॉलिंग कराता है, उसी तरीके से बेसबॉल में जो बॉलर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पिचर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, पिचर बेसबॉल में जो बॉलिंग कराता है उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लब हैज़ वन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019? 2019 का जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ जो कि हर साल होता है, वो 2019 में किसने जीता? ऑप्शन है आपके सामने बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, जुवेंटस या लिवरपूल। इसका राइट आंसर होगा लिवरपूल। लिवरपूल ने 2019 में जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता था, 2019 वाला। ठीक है, अब दोस्तों ये पेपर 2020 का है, जिसमें 2020 से एक साल पीछे वाला क्वेश्चन पूछा गया 2019 का। अब क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है, तो 2021 से एक साल पीछे 2020 गया है। 2020 में भी ये हुआ होगा, है ना? तो 2020 में दोस्तों ये होना था जो कि किसी वजह से नहीं हो पाया, तो 2020 की जगह ये फरवरी 2021 में हुआ है, 2020 वाला, जो कि हुआ है ये 4 से 11 फरवरी के बीच। ठीक है, तो अब अगर 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका 2020 वाला विनर कौन था, मतलब 2021 वाला विनर कौन था, वैसे 20 ही बोलेंगे हम, तो वो था इसका विनर बायर्न म्यूनिक। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सेरेना विलियम्स इज वन ऑफ द टॉप रैंक्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ? सेरेना विलियम्स टॉप रैंक स्पोर्ट्स वीमेन हैं, वो कौन से गेम की स्पोर्ट्स वीमेन हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं बैडमिंटन, शूटिंग, टेनिस, चेस। अब दोस्तों सभी को इसका आंसर पता होगा, सेरेना विलियम्स कौन है, कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं। ये तो बहुत ही पॉपुलर नेम है, तो सेरेना विलियम्स एसोसिएटेड हैं टेनिस गेम से। टेनिस की बहुत ही पॉपुलर प्लेयर हैं वो। आप जानते हैं सेरेना विलियम्स कहाँ की हैं? यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेयर हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। 23 टाइम्स वो ग्रैंड स्लैम भी जीत चुकी हैं, टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, और बहुत बार वो वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुकी हैं। तो सेरेना विलियम्स एक मतलब लेजेंड हैं अपने फील्ड में, तो उनके बारे में पढ़िएगा आप बहुत कुछ। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो में बहुत सब कुछ नहीं बता सकता हूँ सेरेना विलियम्स के बारे में, पढ़िएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन्स आर ट्विंस? क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें 2-2 प्लेयर के नाम दिए गए हैं हर ऑप्शन के अंदर। अब आप ये बताइए कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ट्विंस हैं, मतलब जुड़वा हैं एक दूसरे के। ऑप्शंस हैं सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम्स, मार्क वॉफ एंड स्टीव वॉफ, ऑप्शन सी है इरफान पठान एंड यूसुफ पठान, ऑप्शन डी है एलबी मॉर्केल एंड मॉर्नी मॉर्केल। अब बताइए कौन है ट्विंस? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मार्क वॉफ एंड स्टीव वॉफ। कौन है ये मार्क वॉफ एंड स्टीव वॉफ? ये हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के प्लेयर। ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वहाँ के प्लेयर थे जो कि ट्विंस थे। ठीक है, ट्विंस, जुड़वा। तो ये है इसका राइट आंसर। इसके अलावा ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ये भी आपस में सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं, जैसे कि सेरेना विलियम्स जिनका भी ऊपर क्वेश्चन गया है,
सेरेना विलियम्स की सिस्टर भी हैं, वो भी टेनिस प्लेयर हैं, उनका नाम है वीनस विलियम्स। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन सी में इरफान पठान के जो भाई हैं वो यूसुफ पठान हैं। आप तो जानते होंगे क्रिकेट के बारे में, तो आपको पता होगा कि इरफान पठान के भाई यूसुफ पठान हैं, लेकिन ट्विंस नहीं हैं, ब्रदर्स हैं लेकिन ट्विंस नहीं हैं। ऑप्शन डी में एलबी मॉर्केल एंड मॉर्नी मॉर्केल, आप जानते होंगे साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट की टीम है, वहाँ पे मॉर्नी मॉर्केल के बारे में आप जानते होंगे। मॉर्नी मॉर्केल के जो छोटे भाई हैं एलबी मॉर्केल, तो वो दोनों भी ब्रदर्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्योंकि ट्विंस के बारे में पूछा गया था, तो ट्विंस के हिसाब से यहाँ पे मार्क वॉफ एंड स्टीव वॉफ होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Who amongst the following has become the first in women cricket to have 20 years of international cricket experience? क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिकेट की हिस्ट्री में वो कौन सी पहली विमेन क्रिकेटर हैं जिन्हें 20 साल का तजुर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गया है। ठीक है, 20 साल का एक्सपीरियंस उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गया है, वो पहली ऐसी विमेन क्रिकेटर हैं। ऑप्शन है आपके सामने स्मृति मंदाना, एकता बिष्ट, मिथाली राज या वेद कृष्णमूर्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिथाली राज। मिथाली राज पहली ऐसी क्रिकेटर हैं, विमेन क्रिकेटर, जो जिनके पास 20 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये भी उनके नाम में एक रिकॉर्ड है मिथाली राज के नाम। इसके अलावा मिथाली राज के बारे में कुछ उनके रिकॉर्ड्स और भी पढ़िएगा, थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है रानी रामपाल हैज़ वन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2019। शी इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि रानी रामपाल एक प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता 2019 में। ठीक है, वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? ऑप्शन है आपके सामने टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या क्रिकेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हॉकी। रानी रामपाल हॉकी गेम से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हु बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से सबसे पहले कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन जीता? ऑप्शन है आपके सामने साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सानिया मिर्ज़ा या के श्रीकांत, मतलब किदाम्बी श्रीकांत। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन सी दिख रहा है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा सबको पता है टेनिस प्लेयर हैं, यहाँ पर बैडमिंटन की बात चल रही है, तो सानिया मिर्ज़ा को हम यहाँ ऑप्शन से हटा देते हैं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, बताइए वो कौन से प्लेयर हैं जो सबसे पहले बैडमिंटन के अंदर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इंडिया की वो पहली ऐसी प्लेयर हैं बैडमिंटन प्लेयर जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनी, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द स्टिक विच इज़ यूज टू हिट द बॉल इन गोल्फ इज कॉल्ड। गोल्फ जो गेम होता है उसमें जो स्टिक होती है जिससे बॉल को हिट करते हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं? जिस तरीके से क्रिकेट में हम बैट का यूज़ करते हैं बॉल को हिट करने के लिए, हॉकी में हम हॉकी का यूज़ करते हैं फील्ड हॉकी में हिट करने के लिए। ठीक है, अलग अलग गेम में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जो गोल्फ है, गोल्फ के अंदर जिस स्टिक का हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन है आपके सामने स्टिक, मतलब स्टिक ही बोलते हैं, या क्लब, या बैट, या नन ऑफ द अबव। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लब। गोल्फ में जिस स्टिक का हम यूज़ करते हैं बॉल को हिट करने के लिए उसे हम क्लब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री इज़। इंडिया में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है उसका क्या नाम है? ऑप्शन है आपके सामने पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या भारत रत्न। अब यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात की जा रही है। जैसे कि स्पोर्ट्स की फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, लेकिन वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए है। यहाँ पर पूछा जा रहा है सिविलियन अवार्ड, मतलब किसी भी फील्ड में किसी को भी दिया जा सकता है अगर उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही हो या अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया हो, चाहे वो कोई सोशल वर्कर हो, चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स का कोई प्लेयर हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर को दिया जा चुका है, और
बाकी जितने भी लोग हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, वो है भारत रत्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नेम द इंडियन सिटी विच इज गोइंग टू होस्ट द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2022। 2022 में भारत में इंडियन साइंस कांग्रेस कौन सी सिटी में होगी? ये देखिए एक एनुअल इवेंट है, हर साल होता है। 1914 से 2020 तक ये लगातार होता आया है, 107 साल तक लगातार होता है। लेकिन 108वीं बार जब इसे होना था तो कोविड आ गया, ग्लोबल पेंडेमिक हो गया, जिसकी वजह से ये 2021 में इसे होना था, जो कि 21 में नहीं हो पाया। अब ये 22 में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि 2022 में कौन सी सिटी होस्ट करेगी इसे। तो ऑप्शन से आपके सामने हैदराबाद, कोचीन, न्यू दिल्ली और पुणे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे। पुणे सिटी जो इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस 2022 में होने वाली है उसे होस्ट करेगी। पुणे की एक यूनिवर्सिटी है, पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो पुणे की एक यूनिवर्सिटी है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि इसे होस्ट करने जा रही है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, नोबेल प्राइज़ विनर्स वगैरह, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ आती हैं साइंस के फील्ड की। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जिसे हम गाला इवेंट बोल सकते हैं इंडिया का। ठीक है, एनुअल इवेंट है ये, तो जो कि 2022 में होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी हुआ नहीं है, आगे होगा 2022 में, तो इसे तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट। एक आदमी है जो 600 मीटर की लंबी स्ट्रीट को क्रॉस करता है, मतलब डिस्टेंस 600 मीटर की है। इन 5 मिनट्स, टाइम कितना है? 5 मिनट के टाइम में वो क्रॉस कर लेता है 600 मीटर की स्ट्रीट को। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर पूछा गया है कि उसकी स्पीड अगर हम किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखें तो क्या उसकी स्पीड होगी। यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस और टाइम बताया है मिनट और मीटर में, और पूछा क्या है? किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या उसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो स्पीड का हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्पीड का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इतनी चीज़ आपको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो हमें डिस्टेंस दी है वो मीटर में दी है और टाइम दिया है इन्होंने मिनट में, और हमें कन्वर्ट करना है इसे किलोमीटर पर आवर में। तो हमारे पास टाइम कितना है? देखिए, डिस्टेंस है हमारे पास, जो चीज़ें गिवन है वो है डिस्टेंस हमारे पास 600 मीटर। ठीक है, और हमारे पास टाइम कितना है? टाइम है हमारे पास 5 मिनट्स। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में करना है, जबकि हमारे पास मीटर और मिनट है, तो इन दोनों को पहले हम किलोमीटर और आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? 1000 से इसे डिवाइड करते हैं। तो जब 600 है तो 600 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, और मिनट है तो मिनट को हम डिवाइड कर देंगे 60 से। तो 5 है, इसे डिवाइड कर देंगे हम 60 से। अब देख लेते हैं दोनों का कितना कितना आता है। तो एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसे। तो इसका होगा 0.6 और इसका होगा 0.083। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है? सिंपल इन्होंने स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर जो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लेंगे हम। डिस्टेंस हमारी 0.6 डिवाइडेड बाई 0.083 ये कर देंगे हम, और फिर इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 7.22 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 7.2 हमारा यहाँ पर क्या हो गया? आंसर हो गया। ये मेरी बोर्ड पर थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आती है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो 7.2 हमारा आंसर आ गया। अभी यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही ऑप्शन है हमारे सामने। ऑप्शन ए है 3.6, ऑप्शन बी है 7.2, ऑप्शन सी है 8.4, ऑप्शन डी है 10। राइट आंसर है ऑप्शन बी 7.2। किस तरीके से हुआ है वो मैंने आपको बता दिया कि 7.2 किस तरीके से आया है। इसे आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ही इसे कन्वर्ट कर लिया पॉइंट्स में, तो
तो हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि मैं तो यहाँ कैलकुलेटर से करके आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको खुद ही वहाँ पर करना होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लें, और जब पूरा आपका आंसर आ जाए तो उसके बाद इसे कन्वर्ट कर लें किलोमीटर पर आवर में, वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज़ का मेजरमेंट है? ऑप्शन है आपके सामने, स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स, स्पीड ऑफ रॉकेट्स, स्पीड ऑफ लाइट या स्टेलर डिस्टेंसेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेलर डिस्टेंसेस। लाइट ईयर किस चीज़ का मेजरमेंट है? स्टेलर डिस्टेंसेस का मेजरमेंट है। अच्छा, लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर हम उसे बोलते हैं, लाइट जो है वो एक ईयर में कितना ट्रेवल कर रही है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसे ही हम एक लाइट ईयर बोलते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि लाइट ईयर किस चीज़ का मेजरमेंट है, तो यह है स्टेलर डिस्टेंसेस का। स्टेलर डिस्टेंसेस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब स्पेस में जो हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो हम लाइट ईयर में इसे काउंट करते हैं। स्टेलर उसमें मतलब लाइट कितना ट्रेवल कर रही है, क्योंकि अगर हम किलोमीटर और माइल्स में करने लगेंगे तो डिजिट बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि स्पेस तो बहुत बड़ा है ना। ऐसा थोड़ी है कि अर्थ में हम इतना काउंट कर लेते हैं तो हो जाता है कि थाउजेंड्स में ही कुछ आ जाएगा हमारा आंसर, कुछ लैक्स में ही खत्म हो जाएगा बस, ऐसा थोड़ी है। तो स्पेस तो बहुत बड़ा है, तो इस वजह से हम स्टेलर डिस्टेंसेस में करते हैं, मतलब लाइट कितना ट्रेवल करेगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। नीरज चोपड़ा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? नीरज चोपड़ा एक प्लेयर का नाम है। ठीक है, गेम कौन सा है उनका? ऑप्शन हैं वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग या जेवलिन थ्रो। अब जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा जो हैं वो जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। ठीक है, भाला फेंक जिसे हम बोलते हैं, जेवलिन थ्रो। अब नीरज चोपड़ा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, जैसे कि नीरज चोपड़ा एक मतलब यंग एथलीट हैं और उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि जेवलिन थ्रो का जो नेशनल रिकॉर्ड है वो भी उनके ही नाम है। 88.07 मीटर नीरज चोपड़ा का जो नेशनल रिकॉर्ड है वो उन्हीं के नाम है। इसके अलावा 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और जो एशियन गेम्स हुए थे उनमें गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेकर आए नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो इनसे अलग और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़नी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी डिजिट्स आर कंटेन्ड इन IFSC। IFSC में कितनी डिजिट्स होती हैं? अच्छा, IFSC क्या होता है दोस्तों? आपका बैंक में अकाउंट होगा या आपके पेरेंट्स का होगा, अगर आपका नहीं है तो, या आपके बड़े भाई बहनों का होगा। तो आपने देखा होगा हर ब्रांच का एक कोड होता है जिसे हम बोलते हैं IFSC कोड। यहाँ पर ये वही IFSC है, उसी की बात चल रही है कि IFSC का क्या मतलब IFSC में टोटल कितनी डिजिट होती हैं। तो IFSC क्या होता है? हर ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है। IFSC की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये IFSC की फुल फॉर्म है। टोटल कितनी डिजिट होती है इसमें? तो टोटल डिजिट होती है, ऑप्शन है आपके सामने, 9 डिजिट्स, 10 डिजिट्स, 11 डिजिट्स या 14 डिजिट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 डिजिट्स। जो IFSC कोड होता है बैंक का उसमें टोटल 11 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। फीफा के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो किन्हें इलेक्ट किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, शेख सलमान, प्रिंस अली, जेरोम चैंपेन या जियानी इन्फेंटिनो। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो कौन है? ये प्रेजेंट टाइम में जो फीफा है उसके प्रेसिडेंट हैं। फीफा क्या है? फीफा फुटबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन है। फीफा की फुल फॉर्म में फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन है, ये आपको पता होगा। तो इसके प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं वो जियानी इन्फेंटिनो है, जो कि स्विस इटालियन है। ठीक है, ओरिजिन बता रहा हूँ मैं कहाँ के हैं वो। तो ये हो गया क्वेश्चन 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय UNO एज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। जिस तरीके से इंडिया के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को होता है, उसी तरीके से जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने कब इसे डिक्लेयर किया है, कौन सी डेट में मतलब होता है ये? ऑप्शन है आपके सामने, 2 अप्रैल, 6 मई, 6 अप्रैल या 2 जून। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 अप्रैल।
6 अप्रैल को हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। पूरा नाम है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। अब एक बात मैं इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ, 6 अप्रैल को ही क्यों यूनाइटेड नेशंस ने चूज़ किया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने के लिए। वो इसलिए चूज़ किया दोस्तों क्योंकि 1896 में जो ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए थे, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में जो स्टार्ट हुए थे, उनका इनॉग्रेशन 6 अप्रैल को ही हुआ था। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस ने 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे डिक्लेयर किया है। ठीक है, कब किया है? 2013 में किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 20। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फर्स्ट पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 20 है, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट मॉडर्न ओलंपिक्स। मॉडर्न ओलंपिक्स को सबसे पहले कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? कंट्री पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, ग्रीस, इंडिया, यूके या यूएसए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीस। ग्रीस वो कंट्री है जिसने सबसे पहले जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए उन्हें होस्ट किया। अब मॉडर्न ओलंपिक्स सबसे पहले कब हुए? 1896 में हुए। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, 1896 में सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को रिवाइव किसने किया? वो किया था बैरन पियरे डे कुबर्टिन ने, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बता दूं। बैरन पियरे डे कुबर्टिन जो कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स हैं, वो ओलंपिक्स को, जो पहले ओलंपिक थे, उन्हें फ्रांस में कराना चाहते थे, पेरिस में। लेकिन फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नहीं, इसे हम एथेंस में कराएंगे, मतलब ग्रीस के अंदर कराएंगे जहाँ पर पहले ओलंपिक्स हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको ओलंपिक्स के बारे में बताए। और ओलंपिक के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं जो कि एक अलग से पूरी सीरीज़ बनाई जा सकती है। अभी जब ये एंट्रेंस वगैरह का पूरा प्रोसेस खत्म होगा तो हो सकता है मैं ओलंपिक के ऊपर भी एक बढ़िया सी सीरीज़ लेकर आऊँ, जब आप बीपीएड में पढ़ रहे होंगे, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं LNIP के 2020 के बीपीएड के रिटन एंट्रेंस पेपर के स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस। अभी ये पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकेंड पार्ट में हम आगे के 20 क्वेश्चंस करेंगे, और जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसमें और आगे के 20 क्वेश्चंस हम करेंगे। इस तरीके से 3 पार्ट में ये वीडियो डिवाइडेड है। तो तीनों पार्ट दोस्तों आप देखिएगा, सेकेंड पार्ट भी इसका देखिएगा और थर्ड पार्ट भी आप इसका देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।